मैंने लास्ट क्लास बताया था बफर सॉल्यूशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक था सिंपल बफर सॉल्यूशन और दूसरा क्या था, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। तो ये वाला पार्ट हो गया है बच्चे, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का दो टाइप है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो अभी ये वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे, इसमें इक्वेशंस वगैरह हेंडरसन इक्वेशन सब पढ़ेंगे। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, आपको याद होगा अभी तक ये आइडिया तो लग गया है कि बफर होने के लिए सिर्फ, अच्छा बताओ लास्ट क्लास के हिसाब से जितना भी तक याद है, सिर्फ एसिड और पानी है तो बफर होगा? नहीं, सिर्फ बेस और पानी है तो होगा? किसी भी तरह का ओनली बेस एंड वाटर नॉट ए बफर, ओनली वाटर नॉट ए बफर। वाटर का पीएच ड्रास्टिकली चेंज होता है, उसमें एक ड्रॉप भी एचसीएल डालो तो। एक क्वेश्चन याद है कराया था वो, कि एक ड्रॉप एचसीएल डाला वाटर में तो पीएच 7 से 4 हो गया, तो दूसरा ड्रॉप के बाद क्या होगा, 10th ड्रॉप के बाद क्या होगा, 100 ड्रॉप के, ऐसा क्वेश्चन एक कराया था पीएच वाले में। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एसिड एंड वाटर है बफर नहीं, सिर्फ बेस एंड वाटर है बफर नहीं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो भी बफर नहीं। बफर होने के लिए एसिड और बेस दोनों होना चाहिए और दोनों ही वीक होना चाहिए, ऐसे समझो। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो सबसे पहला डेफिनेशन है, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सच दैट वीक एसिड इज एक्सेस रिएजेंट। लिखो, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, it is the aqueous solution of weak acid strong base, weak acid and strong base such that weak acid is the excess reagent. excess reagent doesn't mean कि वो excess में होगा। excess reagent का मतलब extraordinary excess नहीं। जैसे मान लो वीक बेस 2 मोल है तो एसिड एक, वीक एसिड अगर 2 मोल है तो स्ट्रॉन्ग बेस 1 मोल होगा। ऐसा नहीं कि वीक एसिड 1000 मोल है, वो वाला एक्सेस का बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेस रिएजेंट बोल रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप अगर पानी में सेम टाइम पे वीक एसिड ऐड करते हो और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो, मान लो इसका ए मोल है और इसका बी मोल है, ठीक है, तो यहां जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो कहलाएगा एसिडिक बफर। जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे, रिएक्शन होने के बाद नो डाउट ये बचेगा क्योंकि हमने इसको एक्सेस में लिया है ना। यहाँ पे क्या कंडीशन है, इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंडीशन है। या फिर मैंने क्या बोला, ये क्या होना चाहिए, एक्सेस रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, मान लो एग्जांपल है कि HCN और NaOH ले लिया तुमने, बन गया क्या, NaCN एंड वाटर बनेगा। अगर आपने इसका 2 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, ये 0 है, ये तो वाटर है ही वहां पहले से, पानी में थोड़ा बहुत और पानी मिल गया तो दिक्कत नहीं, पानी तो है एक्सेस में। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 1 बचेगा, ये 0 ये 1 बन जाएगा, ऐसा। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकता है बताओ, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक एसिड भी चाहिए और उसी वीक एसिड का सॉल्ट चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुमने HCN और NaOH मिक्स किया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो हमें दिख रहा है कि सॉल्यूशन में क्या क्या है, HCN तो बचा है और NaCN है। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड हो और सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। लेकिन एक कंडीशन यहाँ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट समझना, बफर सॉल्यूशन का काम होता है पीएच में रेजिस्टेंस शो करना। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस यहाँ डालोगे तो इसका जो पहले से पीएच है उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। हो सकता है बनने के बाद इसका पीएच है मान लो 5,
समझे? बनने के बाद pH कितना है 5, तो यहाँ भी pH कितना होगा 5, ऑब्वियसली वही तो है, सेम ही सोल्यूशन तो वहाँ लिखे हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत H प्लस और OH माइनस डालोगे तो इसकी pH 5 से थोड़ी ही बढ़ेगी, 5.001 हो जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 या 4.99 हो जाएगी, मतलब फिर से अप्रोक्सीमेटली क्या। तो बोला जाता है बफर रेजिस्टेंस तब शो करता है ज्यादा, डेरिवेशन से आता है, बातें भी बता दूंगा, जिसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। इन ऑर्डर टू बेस्ट बफर एक्शन, इन ऑर्डर टू आइडियल बफर सोल्यूशन, जिन दो कंपोनेंट की तुम बात कर रहे हो उसका अमाउंट कंपेरेबल भी होना चाहिए, तब वो अच्छा बफर होता है। इनफैक्ट वो दोनों इक्वल हो जाए तो बेस्ट है। बोला जाता है बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन वीक एसिड एंड देयर कॉन्जुगेट बेस इज इक्विमोलर। मेरी बात समझना, अगर मान लो ये 100 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये अच्छा बफर नहीं कहलाता, दिस इज नॉट गुड बफर। ये 1 मोल है, ये 10⁻⁻5 मोल है, नॉट ए गुड बफर। तो दूसरा क्या बोला, मतलब इस तरह से एसिड बेस मिक्स करो कि एसिड बचे और जो सॉल्ट बने वो दोनों कंपेरेबल हो। कंपेरेबल मतलब एक 1 एक 10 चलेगा, लेकिन एक 1 एक 100 हो जाए ये नहीं बर्दाश्त होगा। मतलब हो सकता है बफर करे लेकिन अच्छा एक्शन नहीं होगा, मतलब पीएच में ज्यादा चेंजेस शो करेंगे जब 1 ड्रॉप HCl और OH NaOH ऐड करेंगे। सो व्हेन द buffer capacity is maximum, when the buffer capacity is maximum, when weak acid and their salt with a strong base is इक्वल है तो मैक्सिमम है, और बराबर भी है तो भी अच्छा है, चल जाएगा। तो थर्ड डेफिनेशन बताओ, थर्ड डेफिनेशन। मुझे लगता है बच्चे Na+ तो यूजलेस है, जितना अच्छे से पढ़ाया है मैंने, कोई मतलब नहीं, निठल्ले निकम्मे ऐसे पढ़े रहेंगे सोल्यूशन में, स्पेक्टेटर। तो मेनली एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हो, ये थर्ड डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर सोल्यूशन। लेकिन ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेट बेस उसी एसिड के आयोनाइजेशन से नहीं आया, अलग से है, जो एसिड रिएक्ट किया उससे साइनाइड बना था, इसी के आयोनाइजेशन से ये नहीं आया। आ रहा है समझ में? या इसके हाइड्रोलिसिस से ये नहीं बना है, कि ये नहीं कि वाटर से रिएक्ट करके H+ लेके HCN बना दिया, नहीं, ये दोनों अलग से पानी में हमने डाला है A मोल एंड B मोल। आ रहा है समझ में? इनफैक्ट हमने साइनाइड सिर्फ नहीं डाला होगा, NaCN डाला होगा, लेकिन Na+ का तो कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहले इतना लिख लो, फिर सेकंड डेफिनेशन पे बात करेंगे। सर पर फर्क क्या पड़ेगा? क्या वो दोनों एंड को इक्विलिब्रियम ही बनाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक कंपोनेंट पानी में डाला था उसके वजह से साइनाइड है, ऐसा नहीं। पानी में सिर्फ HCN डाला और एसिडिक बफर बन गया, ऐसा नहीं है। पानी में HCN भी डाला, NaCN भी डाला, या HCN डाला और NaOH डाला, सच दैट HCN बचा भी है और NaCN बन के भी ठीक ठाक रेडी हो चुका है। आ रही समझ में बात? CN- और HCN दोनों कंपेरेबल होना चाहिए, अभी इसी पे बातें कर रहे थे तब से, दोनों। सर अगर CN- बहुत ज्यादा हो गया और HCN बहुत कम हो गया तो बफर हो सकता है लेकिन अच्छा नहीं होगा, घटिया बफर होगा, मतलब पीएच में रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं करेगा, मतलब ज्यादा शो करेगा, फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब पीएच में चेंज होता रहेगा। मैं वही तो समझा रहा हूँ कि आप ऐसे समझो ना, सिर्फ पानी में हमने HCN डाला उसके वजह से साइनाइड नहीं है। इनफैक्ट पानी में हमने ये दोनों डाला था, बाद में दिखा कि पानी में क्या क्या है, वीक एसिड बचा है क्योंकि एक्सेस रिएजेंट है, और उसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एक्चुअल में HCN और NaCN है, और हम इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिख रहा है क्या, अरे यार Na+ तो यूजलेस है। तो मतलब दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, लिखो, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड and salt of same weak acid with strong base. It is the aqueous solution of weak acid and salt of same weak acid with strong base. It is the aqueous solution of weak acid and salt of same weak acid with strong base. It is the aqueous solution of weak acid and salt of same weak acid with strong base. ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे देखो, इस डिफिनेशन में मैंने नहीं बोला कौन एक्सेस है कौन क्या है, इसमें जरूर बोला कि अगर एसिड और बेस डाल रहे हैं तो एसिड वीक होना चाहिए और एक्सेस में होना चाहिए, लेकिन इस वाले डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि एक्सेस या ऐसा, बस ये बोल सकते हो ब्रैकेट में कि बोथ शुड बी कंपेरेबल, ब्रैकेट में ये लिख सकते हो कि बोथ
शुड बी कंपेरेबल। समझे? यहां पे ये नहीं बोलना कि वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस डाला और सच दैट वीक एसिड एक्सेस रिएजेंट, यहां मतलब ही नहीं है उसका। वीक एसिड एक्सेस रिएजेंट हो ना हो, अगर एक्सेस हो गया तो अच्छा है भी नहीं फिर, मतलब एक 100 एक 1 मोल है तो अच्छा बफर नहीं बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड डेफिनेशन में कोई एक्सेस कोई लिमिटिंग नहीं है, एक 1 मोल एक 10 मोल भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक 1 मोल एक 10⁻⁴ मोल, ये नहीं होगा। बोथ शुड बी कंपेरेबल। और थर्ड डेफिनेशन सेकंड से ही आता है, इट इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ सेम वीक एसिड। क्या बोल सकते हैं? इट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड conjugate base, it is the aqueous solution of weak acid and conjugate base of same weak acid। ब्रैकेट में लिख लेना आइडियली ओनली 1 H प्लस डिफरेंस बिटवीन बोथ, 2 H प्लस का डिफरेंस नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन आइडियली जो वीक एसिड और कंजुगेट बेस है उसमें ऐसे भी एक H प्लस का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये मेंशन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलना कि सर H2CO3 ले लेते हैं और कार्बोनेट ले लेते हैं ये बफर हो जाएगा। वीक एसिड तो है बट इसी का कॉन्जुगेट बेस नहीं, एक ही H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर वीक एसिड ये है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? H2CO3 प्लस, मतलब NaHCO3 ले लो, Na प्लस तो यूजलेस है, ये तो अभी वही डेफिनेशन है वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट से बफर बना दिया। सर पर बफर एक्शन तो वो भी शो करेगा करेगा, लेकिन वही आइडियल जो डेफिनेशन बना है उसके हिसाब से थ्योरेटिकली जो बोलते हैं ना, जो लिखा हुआ है बुक्स में, उसके हिसाब से अगर बात करें, एक तो होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा हो गया कि तुम ये बात बोल पा रहे हो कि सर ये भी बफर हो सकता है, बिल्कुल ये मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि सर ये बफर हो सकता है, ये बफर हो सकता है। अभी सबको समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को आ रहा है, सबको आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आइडियली जब भी बफर बोलना हो एसिडिक बफर, तो वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस लेना है, वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस लेना है, मतलब दोनों में कितने H प्लस का डिफरेंस हो, एक H प्लस का डिफरेंस हो, ये आइडियल डेफिनेशन है, ठीक है। और यहां पर अमाउंट के बारे में क्या कमेंट करेंगे? अगेन यहाँ पे अमाउंट क्या बोल देंगे? कंपेरेबल। क्या तीनों? हाँ बोलो। H कॉन्जुगेट एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बोल रहे हो ना? हाँ H2CO3। नहीं H2CO3 का तो वो हो सकता है, कौन सा? दिस नहीं, ऐसा लिखा है दिस इज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, लैंग्वेज पढ़ो ना, है ना? वो किसका कॉन्जुगेट एसिड है? ठीक है, तो कार्बोनेट ना। अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है लोगों को, हाँ क्या? कैसे होगा, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है? कोई नहीं, बस ये रिपीट नहीं होना चाहिए इस तरह की गलतियां। चलो मुझे अब मैं क्या करता हूं, आपसे तीनों डिफिनेशन के बेसिस पे मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन बफर है कौन नहीं है, ठीक है? ये बहुत स्लो लिखता है जी। अरे गुस्सा हो गया मेरे पे। सर वो बाकी का भी बचा हुआ चलो ठीक है, जगह छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे बताना बफर है या नहीं है। HCl प्लस NaOH 2:1, 2 यहाँ पे इक्विवेलेंट मान लो या मोल मान लो, चलो इज इट बफर? तीनों डेफिनेशन के हिसाब से बताओ। नहीं है, बिल्कुल दोनों स्ट्रांग है तो नहीं चलेगा, राइट? HCl NaOH
किसी भी रेशियो में ले लो, क्या बफर होगा? एनी रेशियो, यहां लिख देता हूं एनी रेशियो होगा क्या? क्वेश्चन है विच वन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, टिक करना है बस, ठीक है। थर्ड, HCN एंड NaOH 1:2, क्यों? वीक तो है, वीक तो है राइट, लेकिन एक्सेस रिएजेंट नहीं है। A:A नहीं, अब अभी भी नहीं राइट। HCN प्लस NaOH 2:1 हो जाएगा पक्का? बढ़िया। HCN प्लस NaCN एनी रेशियो, एनी रेशियो, वीक एसिड उसी का सॉल्ट है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोलना चाहिए, एनी रेशियो मतलब क्या? कंपेरेबल ना। फटाफट लिखना शुरू करो, फिर टाइम नहीं मिलेगा, समझो भी लिखो भी। चलो, और 7 से लेके 15 तक एग्जाम्पल लिखे हैं, टिक करो कौन कौन बफर है नहीं है। तीनों डेफिनेशन के बेसिस पे ही हो जाएगा। और ध्यान रखना, एक बार आप एसिडिक बफर समझ गए तो बेसिक बफर का भी ऐसे ही डेफिनेशन चलता है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सच दैट वीक बेस इज एक्सेस रिएजेंट, है ना। एकदम आइडियल जैसा पढ़ा है एसिडिक में उसे बेसिक में चलेगा। ये बफर होगा क्या? नहीं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ बफर हो रहा है? ये वाला हो जाएगा फॉर्मिक एसिड एंड KOH, फॉर्मिक एसिड एक्सेस रिएजेंट। अच्छा ये बताओ अर्जुन, ये होगा नहीं, क्यों? वेरी गुड, यहाँ से 2 मोल H प्लस आएगा तो वहां से 2 मोल OH माइनस आएगा, मतलब तरीके से ये पूरा न्यूट्रलाइज होके सिर्फ सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट ऐसा बनेगा, अगर गौर से तुम समझ रहे हो तो देखो समझ जाओगे। उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, ये एक्सेस में है ना अभी, एक तरह से देखा जाए तो सॉल्ट सॉल्ट बनेगा और ये बचा रह जाएगा। सॉरी मैं गलत बोल दिया, वीक एसिड तो नहीं बचेगा राइट। एक तो देखो बेस और एसिड बराबर लिया, और बेस भी मैंने डाई एसिडिक ले लिया है, ये ज्यादा OH माइनस दे रहा है ना, तो नॉट ए बफर, ये नॉट ए बफर। व्हाट अबाउट दिस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस में है, ठीक है। यहां पे बताओ वीक एसिड और उसी का सॉल्ट है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, हमें क्या चाहिए? वीक एसिड और उसी का एसिटेट आयन, एसिडिक एसिड और एसिटेट आयन तो है ही, बेरियम आई यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, वीक एसिड एंड उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, के प्लस यूजलेस है, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, देखो। व्हाट अबाउट दिस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, हो जाएगा। वीक एसिड लास्ट में भी होगा, देखो क्यों, यहाँ पे वीक एसिड कौन है? H2CO3 माइनस, और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? मैंने बोला ना दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस हो तो डेफिनेटली हो जाता है। यहाँ पे इफ बट मगर नहीं है, अगर सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है वीक एसिड और कंजुगेट बेस में, वो बफर है ही। हाँ उस केस में मैं अभी अभी बताता हूँ। अभी जैसे इसने डिकोड किया था ना, मैं उसमें अभी फैक्ट लिखाऊंगा लेकिन एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, ठीक है। बफर हो जाता है ना, लेकिन सही नहीं होता। मैं बात करूंगा इस पे, पहले इतना तो लिखो। अभी एग्जाम्पल में ही, थ्योरी में इतना कमांड कर देंगे, बफर को लेकर दिक्कत नहीं आएगी फिर। और एक बार एसिडिक सीख गया तो बेसिक और इजी है आपके लिए। देखो एक सिंपल क्वेश्चन दिया, एसिडिक बफर इज और आर, ये 4 ऑप्शन में मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है, आप सोचो।
सिर्फ ये आंसर है? वन वीक और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है और इक्वल रेशियो में नहीं है तो एसिड बफर नहीं होगा। देखो आइडियली जो डेफिनेशन है, वीक एसिड है और सॉल्ट है तो साइनाइड भी है, लेकिन अमोनियम आयन भी रिएक्टिव कंपोनेंट है। अमोनियम आयन भी रिएक्टिव कंपोनेंट है, मतलब बफर हो सकता है लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो वीक एसिड है, HCN भी वीक एसिड है, अमोनियम आयन भी वीक एसिड है, मतलब वीक एसिड टोटल 15 मोल एक तरह से, लेकिन वो एक जैसा नहीं। 10 मोल HCN है, 5 मोल अमोनियम आयन भी वीक एसिड है, और साइनाइड 5 मोल है। बफर जैसा काम कर सकता है लेकिन जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से नहीं जाएंगे। एंड बेटर अगर हमारे पास एनसीईआरटी है तो एक बार एसिडिक बफर का डेफिनेशन देखें, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कि हम उसी डेफिनेशन पे स्टिक करें थोड़ा, है ना, समझ गए? तो मुझे लगता है अगर सिंगल करेक्ट है तो ये टिक करके आइए। मोर देन वन में इधर जा तो रहे हैं डायरेक्शन, लेकिन वही है कि फिर मन नहीं मानता। अगर एनसीईआरटी जो आइडियल डेफिनेशन होता है ना, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमने दो वीक एसिड डाल दिए, है ना। बफर का जो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेफिनेशन है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, कभी पढ़ा है अपने डेफिनेशन? कभी नहीं। एनसीईआरटी पढ़ता कौन है? हाँ, एनसीईआरटी का लाइनर बनाना ही है। देख रहे हो एनसीईआरटी में बफर सॉल्यूशन में पहला लाइन क्या लिखा है? मेनी बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड और यूरिन हैज डेफिनाइट पीएच एंड एनी डेविएशन इन देयर पीएच इंडिकेट माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यूरिन का भी पीएच बदल गया तो गड़बड़ है, यूटीआई वगैरह कुछ है, समझ गया? The control of pH is very important in many chemical and biochemical processes. Many medical and cosmetic formulations require that these be kept the monitored pH पे रखना चाहिए, proper monitored. The solution which resists change in pH on dilution, dilution से भी pH नहीं बदलता, और with addition of a small amount of acid and base is called buffer solution. एसिडिक बफर, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो अगर पूरा डेफिनेशन ही इस वाले पेज में पढ़ोगे तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि वही दिया हुआ है। वीक एसिड देखो दिया है, टू प्रिपेयर ए बफर ऑफ एसिडिक पीएच वी नीड वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट फॉर्म्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। प्रॉपर यहाँ पे देखो कंजुगेट एसिड बेस में एक ही H+ का सेपरेशन है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पूरा डेरिवेशन में उसने वही लिया है, वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस। मतलब ऐसा एग्जैक्टली अभी तक मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं, लेकिन एक बार आप रीड करना तो शायद आपको मिल जाए कि एक ही H+ का डिफरेंस होना चाहिए। अब एक बार जेईई एडवांस में जो सवाल आया उस पर मैं डिस्कशन करता हूं, ब्लड को लेके जेईई एडवांस में सवाल आया, ठीक है। ब्लड हमारा क्या है? एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है ना। जेईई एडवांस का सवाल है, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करता हूं, अब देखो शायद सीख जाओगे। ब्लड एज ए बफर, ब्लड एज ए बफर, तो ब्लड में मेनली होता है H2CO3 एंड सोडियम या पोटासियम कार्बोनेट, ये है, या फिर तुम बोल सकते हो H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, ये ब्लड का मेन कंपोनेंट है बच्चे। और जो पीएच रेंज होता है वो 7.35 टू 7.45 ब्लड का पीएच रेंज होता है। अब मुझे बताओ, अगर आपने वाटर एंड CO2 तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। CO2 तो है ही, हम लोग बॉडी में बना रहे हैं CO2, क्या एक्सेल कर देते हैं, लेकिन CO2 तो मिल ही सकता है, बॉडी में 70% पानी है, CO2 मिल ही सकता है, O2 ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। अब इसको अगर गौर से देखो तो कौन कौन सा आयन पॉसिबल है यहाँ पे? कार्बोनेट भी पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो अगर कार्बोनिक एसिड हम ले ले तो वहां पे दो आयन है, क्योंकि डाइबेसिक एसिड है ना, दो बार आयनेशन होगा, तो इसके आयनेशन से ये भी बनेगा और इसके आयनेशन से ये भी बनेगा, और H+ तो रहेगा ही। मेरी बात आ रही समझ में? अगर एनी हाउ ब्लड में तुम H2CO3 और
ब्लड में छोड़ो, ऐसे बाहर क्वेश्चन बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि हम कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं और दोनों का इक्वल मोल ले लेते हैं, पता है क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ NaHCO3 बनेगा। ये इतना ज्यादा डाइवैलेंट एनायन है ना बच्चे, तो कार्बोनेट क्या करेगा, इसका जो कार्बोनेट है इसका H+ निकाल लेगा। 1 मोल कार्बोनेट विल टेक 1 मोल H+ फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, तो ये खुद किस में चला जाएगा? बाइकार्बोनेट में। और इसमें अगर 1 मोल कार्बोनेट ने 1 मोल H+ लिया तो वो भी किस में चला गया? बाइकार्बोनेट। अगर ये दोनों इक्वी मोलर अमाउंट में है तो सॉल्यूशन में थोड़ी देर के बाद सिर्फ क्या बचेगा? NaH। तो अब एक चीज क्लियर कर दूं मैं तुम्हें कि अगर वीक एसिड और कंजुगेट बेस में एक H+ का डिफरेंस नहीं है, एक H+ का डिफरेंस नहीं है, 2 का या 3 का डिफरेंस है और वो दोनों बराबर है, तो बफर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में मेनली क्या है? अब सिर्फ सॉल्ट है। मजेदार बात समझना, पता है अगर वीक एसिड और कंजुगेट बेस में सिर्फ एक H+ का डिफरेंस है तब तो बफर है ही, उसमें तो डाउट ही नहीं है, बस दोनों क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। दोनों मतलब ये दोनों बराबर हो या ना हो, बराबर हो या ना हो, लेकिन अगर सिर्फ एक H+ का डिफरेंस है तो बफर है, मतलब ये 1-1 है तो भी बफर है। कौन सा? नोट में बात लिखेंगे अभी कि जब एक H+ का डिफरेंस है तो वीक एसिड और कंजुगेट बेस में अगर सिर्फ एक H+ का डिफरेंस है तो दोनों कंपेरेबल हो, बराबर हो ना हो, बफर है। लेकिन जब एक H+ का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस है और दोनों बराबर है, तो डेफिनेटली बफर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, ये है सॉल्यूशन में एक्चुअली। मेरे बात समझे? अगर वीक एसिड और कंजुगेट बेस में ऑड इवन नंबर ऑफ H+ का डिफरेंस है, ऑड नंबर का नहीं है, इवन नंबर का है, तो वो एक ही केस में बफर नहीं होगा जब दोनों बराबर है, बाकी केस में हो जाएगा। अब समझा क्या सिखाया? बोलो। वीक एसिड और कंजुगेट बेस में सिर्फ एक H+ का डिफरेंस है तो हमेशा बफर है, वेदर द वीक एसिड और कंजुगेट बेस इक्विमोलर और नॉट। ठीक है, नोट में लिखो इस बात को। when pair has odd H+ difference, pair मतलब weak acid and conjugate base has odd H+ difference, odd H+ difference, always buffer चलेगा। बट ब्रैकेट में एक और क्लाउज क्या है बच्चे? दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। नहीं, when weak acid and conjugate base pair has odd H+ difference, when weak acid and conjugate base has odd H+ difference, then it is always buffer। आगे लिखिए, when weak acid and conjugate base has even number of H+ difference, when weak acid and conjugate base has H+ में डिफरेंस दो या दो से ज्यादा है, मतलब इवन मानो, ऑड भी नहीं, इवन। ऑड रहेगा तो हमेशा बफर है, 1, 3, 5 का अगर डिफरेंस है वीक एसिड कंजुगेट बेस में तो हमेशा बफर है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। वीक एसिड और कंजुगेट बेस इक्वल है या नहीं है, हमेशा बफर है। लेकिन अगर वीक एसिड और कंजुगेट बेस में इवन नंबर ऑफ H+ का डिफरेंस है तो उस केस में दो बातें होंगी, अगर इक्विमोलर है तो बफर नहीं होगा, इफ इक्विमोलर नो बफर, एंड नॉट इक्विमोलर मतलब बफर हो सकता है। व्हेन डिफरेंट मोल, अगर डिफरेंट मोल्स है तो बफर हो सकता है, मोल सेम है तो बफर नहीं होगा, याद रहेगा? बोलो। ठीक है, तो अब ये जो अभी नया चीज सीखा इसके बेसिस पे बताओ, मुझे फटाफट बताओ, NaHCO3 प्लस Na2CO3 बफर होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ ऑड मोल्स दिया है तभी बता पाओगे या कभी बोल दोगे? ऑड डिफरेंस है, कुछ भी मोल होगा, हो जाएगा नहीं। NaHCO3 प्लस H2CO3
ऑलवेज बफर, बस दोनों कंपेरेबल चाहिए, बोलो। H2CO3 प्लस Na2CO3 1:1 नहीं होगा, समझे? अब सीख गए। H2CO3 Na2CO3 है ना, A:B, नहीं अलग ले लिया ना, डिफरेंट मोल्स है ना, 2:1 या 1:2 कुछ भी ले सकते थे, मैंने दोनों अलग ले लिया। यहाँ पे कंफर्म है A नॉट इक्वल टू B, तो क्या है ये? बफर है। मैंने क्या बोला, जब ऑड डिफरेंस हो, ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ H प्लस का डिफरेंस हो, अभी देखो ना नीचे एक्सप्लेनेशन है, ये एडवांस में क्वेश्चन आया है कि अगर H2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ब्लड में होता तो वेदर इट इज बफर और नॉट, इक्विमोलर में होता तो नहीं होता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट एंड H2CO3 अगर ब्लड में है, इक्विमोलर है, तो दैट इज नॉट बफर, समझे? अगर सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इक्विमोलर है तो ये दोनों है ही नहीं, मेन तो यही है, दो कंपोनेंट अब है ही नहीं वहां पे। आ रहा है समझ में? तो ये वाला पार्ट पूरा लिखना था आपको। अभी इसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं हम लोग। ये बफर है, ठीक है? आ रहा है समझ में? कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूं, मुझे बताना बफर है या नहीं। सर फिर आपने सेंटेंस में मे बी क्यों लिखा था? मे भी बोले तो, अरे उस समय इसलिए लिखा था कि बताया नहीं था, अभी बता दिया ना सही से। उसने बोला ना सर बफर हो सकता है, तो हम बोले एक केस में है, जब मोल सेम नहीं है तो। अगर एक से ज्यादा H प्लस का डिफरेंस है तो भी बफर हो सकता है ना? अब बताओ, फटाफट बताओ। H3PO4 प्लस Na3PO4 H3PO4 Na2HPO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस कहां पे हमें मोल्स देखने का जरूरत पड़ेगा ये सोचना है। क्या ये बफर है? ऑड डिफरेंस है तो हमें मोल्स देखने का जरूरत भी नहीं है। एक से ज्यादा H प्लस का डिफरेंस है और ऑड है। क्या मैंने लिखा है अभी बताओ? अगर इवन डिफरेंस है तो सिर्फ इक्विमोलर वाले में बफर नहीं होगा, बाकी बफर होगा। और ऑड डिफरेंस है तो, अब बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है जी? 2 का। तो ऑलवेज बफर बट नॉट व्हेन इक्विमोलर। ऑलवेज बफर, हमेशा बफर हो सकता है, नॉट व्हेन इक्विमोलर नहीं। अगर दोनों 1-1 है तो बफर नहीं होगा, दोनों 2-2 है तो बफर नहीं होगा। इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 1 का, हो जाएगा। इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का। अगेन ये बफर होगा कब? नॉट व्हेन, तुम थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो अगर चाहो तो, व्हेन मोल्स आर इक्वल नॉट बफर। इन दोनों का मोल्स इक्वल होगा तो बफर नहीं होगा, मोल्स डिफरेंट होगा तो बफर हो जाएगा। ये वाला दोनों सेम ही लिख दिया क्या? NaH2PO4 और Na2, हाँ हमेशा होगा। बढ़िया, समझ में आया? कब बफर नहीं होगा? जब रेशियो 1:1 होगा ये वाले केस में तो नॉट बफर, और इस वाले केस में भी रेशियो 1:1 होगा तो बफर नहीं होगा। मैं बताऊं, जेई मेंस में आज तक ये कंसेप्ट नहीं पूछा गया। जब भी जेई मेंस के सवाल आया ऐसे ही आए कि एक ही H प्लस का डिफरेंस है, मतलब वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस दिखेगा आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो अगर इतना लिख लिए हो तो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड? How many types of buffer solution can be obtained by mixing
H3PO4 and NaOH. ऑप्शन लिखना 0 1 2 3. By mixing phosphoric acid and NaOH, H3PO4 and NaOH. ब्रैकेट में ऑप्शंस लिख लो 0 फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 3. जब H3PO4 को रिएक्शन कराओगे आप किससे, NaOH से, तो आपको ये गेस करना है कि कितने बफर बन सकते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन विल बी देयर. क्वेश्चन समझा क्या है? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं. मुझे ये बताओ, अभी जो मैंने ब्लड को लेके डिस्कशन किया उसमें कोई डाउट है? क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है कि है नहीं सिलेबस में, तो मैं एक्सप्लेनेशन उस लेवल पे नहीं डाल रहा हूँ, बता दिया बस कि मतलब होता है ना कि फैक्ट जैसा बता दिया कि ऑड नंबर ऑफ H प्लस का डिफरेंस है तो हमेशा बफर, और इवन H प्लस का डिफरेंस है तो हमेशा बफर, बस एक केस में नहीं. बस इसको एक्सप्लेन उतना डिटेल में नहीं किया, बता दिया बस फैक्ट. अब क्वेश्चन यहाँ पे है, जब फॉस्फोरिक एसिड को NaOH से रिएक्शन कराओगे, यहाँ कुछ नहीं बोला है कौन एक्सेस में है नहीं है, तो ऐसे मान लो H3PO4 वहां बहुत सारा है और इसमें ब्यूरेट से आप टाइट्रेशन करा रहे हो और यहाँ पे NaOH डाल रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहे हो, समझ रहे हो, और ये एक्सेस में है ऐसा समझ लो. तो टाइट्रेशन जब स्टार्ट होगा उस समय ये तो रहेगा ही. क्या बन सकता है, NaHH2PO4 बन सकता है, Na2HPO4 बन सकता है, और Na3PO4 बन सकता है. और कोई आयन ऐसा लगता है जो वहां बन जाएगा? और कोई आयन बन जाएगा ऐसा लगता है आपको? इतने ही आयनों का, इससे ज्यादा क्या होगा? अब तुम पहले वो वाला पेयरिंग कर लो जिसमें ऑड नंबर ऑफ डिफरेंसेस है, तो वो तो बफर होगा ही. तो सबसे पहले मैं इन दोनों को क्लब कर देता हूँ, H3PO4 प्लस NaH2PO4, ये तो बफर होगा, किसी भी रेशियो में हो जाए. ऑड नंबर ऑफ डिफरेंस इसमें भी है, देखो H3PO4 प्लस Na3PO4, और एक का डिफरेंस, ऑड नंबर मतलब सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस ना, एक या तीन, तो इन दोनों में एक का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, एक का, इसमें कितने का डिफरेंस है, एक का, और इसमें एक का, सॉरी इसमें तीन का डिफरेंस है, सॉरी इसमें तीन का डिफरेंस है, इसमें एक का, और इसमें कितने का डिफरेंस है आपस में, एक का. अरे ऑड वाला तो कंफर्म ना, अभी जो सिखाया. तो NaH2PO4 और Na2HPO4, ये तीन तो कंफर्म है. अब हम इवन वाला को क्लब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें पता है कि अगर इक्विमोलर है तो नहीं होगा, और हमें जैसा ऑप्शन दिया उसमें तीन दिख रहा है, उससे ज्यादा तो दिख नहीं रहा है, तो दिमाग क्या लगाना है, इसको और इसको. मैं क्लब कर सकता हूँ, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है, दो का. अच्छा एक का ही है क्या उसमें? हाँ तो एक और कर लेते हैं, क्या कर ले, Na2HPO4 प्लस Na3PO4, हाँ सॉरी ये चार हो गए. इन सब में कितने का डिफरेंस है, ऑड पेयर का, ऑड पेयर का ना. हाँ ठीक है सही है, वो आ जाएगा. तो ऐसे तो चार यही दिख रहे हैं, और इवन वाला क्लब करे तो और भी आ सकते हैं, लेकिन इवन वाले में क्लाउज बेस बातें हैं, इवन वाले में क्लाउज्ड बेस बातें. क्लाउज्ड क्या, कि अगर इवन वाला डिफरेंस है, जैसे इसको और इसको लेते हो, मान लो पांचवा ये लिखते हैं H3PO4 एंड Na2HPO4, तो ये क्या हमेशा बफर होगा? इसमें इवन H प्लस का डिफरेंस है, क्या ये हमेशा बफर होगा? नो. तो इसलिए ये वाला ऐड
नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे ना, मतलब मुझे लगता है कि एक ऑप्शन तो वहां पे 4 होना चाहिए, तो 4 तो कंफर्म कर दो, 4 कर दो, एक ऑप्शन 4 कर दो, ठीक है। अच्छा, इवन वाले में और क्या, इसको भी ले सकते थे, NaH2PO4 प्लस Na3PO4, 6 तक दिख रहा है बनते हुए, अगर मान लो इक्विमोलर नहीं है तो बन जाएगा। और इवन किस में डिफरेंस है जी, इसमें इवन डिफरेंस है, इसमें इवन डिफरेंस, और नहीं है इवन वाला कोई और है क्या? तो अगर इंटीजर टाइप में आ गया तो मतलब अगर मान लो वहां दे दिया बीच में क्लाउज की कंसिडर नॉट इक्विमोलर, तब तो इंटीजर टाइप में 6 क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे नहीं है बफर का, मुझे नहीं लगता बिल्कुल बनने वाला है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, यहां तक समझ गए? ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, जेई मेंस में भी अच्छे लेवल पे, एडवांस में भी आ सकता है। नाउ आयुष, इसका आंसर तुम ट्राई करो, सब लोग सोचेंगे लेकिन तुम्हें बताना है अभी क्लास में। KCN plus HCl 2:1, is it acidic buffer or not? आंसर आएगा, देखो इज इट एसिडिक बफर और नॉट, ये सवाल है, और रेशियो दिया है 2 मोल, ये 1 मोल। सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% टूट जाएगा, राइट? ये 2 मोल, ये 2 मोल, जिस कंटेनर में हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं वहां पे 2 मोल साइनाइड है, 2 मोल K प्लस है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी टूट जाएगा, है ना, ये 1, ये 1। सेम डब्बे में, सेम कंटेनर में साइनाइड 2 मोल है और H प्लस 1 मोल है, और 2 आयन यूजलेस फेलो है, K प्लस Cl माइनस, कोई मतलब नहीं है। नाउ यू टेल मी, साइनाइड जो है क्या उसका हाइड्रोलिसिस होता है? साइनाइड वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब मैंने आयनिक के जो शुरू के 3 लेक्चर बोला, रिकॉर्डिंग देखने, उसमें ये सिखाया था आपको कि साइनाइड वीक एसिड से आया है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। और स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसकी औकात वाटर से भी H प्लस लेने की है, दैट इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। साइनाइड जैसे ही पानी में जाएगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इतना रिएक्टिव जरूर है कि वाटर से भी H प्लस ले ले, गुड टू गो। लेकिन साइनाइड जैसे ही पानी में गया, उसको वाटर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, उसको H प्लस फ्री में मिल रहा है, H प्लस पानी में भरा पड़ा है, HCl से आ गया है, तो उसको पानी के पास क्यों जाना है H प्लस के लिए? किधर जाएगा? ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, अब ये 1, ये 0, ये 1, मतलब पानी में थोड़ी देर के बाद देखा जाए तो ये 1 मोल बचेगा, साइनाइड 2 मोल था ना, तो 1 मोल बच जाएगा, 2 मोल साइनाइड में 1 मोल साइनाइड HCl का H प्लस को पकड़ लेगा, तो 1 मोल HCl भी बन जाएगा। अब फाइनली पानी में क्या है? वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। देखो ये हो गया ना, एक तो हो गया कि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर करना, जो अभी चल रहा था वो एक्स्ट्रा नॉलेज था बफर को लेके, और ये हो गया कि नहीं, जो नॉलेज है उस पे अच्छे क्वेश्चंस बनाने, ये एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, ये प्रॉपर बफर के डेफिनेशन पे सवाल है,
अभी जो पढ़ रहे थे वो एक्स्ट्रा नॉलेज था, जिस पे सवाल आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन इस तरह के सवाल अगर एडवांस पूछना चाहे, जेई मेंस अच्छे लेवल पे पूछना चाहे तो पूछ देगा। और तुम्हारी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है इससे कि यार बफर, अब समझ में आया कि बफर एक्चुअल में है क्या। वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस किसी भी तरह से, उसमें ना एक लॉजिक साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से पानी में अगर वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस आ गया तो बफर है भाई, है ना। और यहाँ पे देखो कैसे पहला 3 लेक्चर हेल्प कर रहा है, बेसिक्स, कि भाई साहब साइनाइड जो है वाटर से H+ लेने का औकात रखता है, तो HCl से तो H+ ले ही लेगा, उसको तो एफर्ट भी नहीं लगाने। समझ में आया? तो दिस इज बफर, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ फॉर्मिक एसिड बोल रहा हूँ, सोडियम फॉर्मेट एंड H2CO3, सॉरी H2SO4, 3:1 होगा बफर। 3 मोल फॉर्मेट आयन आया, 2 मोल H+ आया, तो 3 मोल फॉर्मेट आयन का 2 मोल H+ से रिएक्ट करके 2 मोल फॉर्मिक एसिड बना देगा। पता है इसका डायरेक्ट फ्यूचर में लिख देता हूँ, सोल्यूशन में फॉर्मिक एसिड होगा 2 और फॉर्मेट एक ही बचेगा। देखो तो शायद समझ गए हो क्या। हाँ ये वाला देखो, कॉमन आयन की वजह से जो वीक एसिड बना वहां पे साइनाइड पहले से तो और ब्रेक नहीं होगा। कॉमन आयन है ना, HCN कब ब्रेक होता है? जब प्योर वाटर में है। HCN अगर हाँ ये है, तो लिख दिया है यहाँ पे, ये 2 मोल और ये हाँ 2:1 होता तो नहीं होता, इसीलिए मैंने रेशियो चेंज किया ना। 2:1 होता तो सॉल्ट बन जाता ना सिर्फ, सॉरी सिर्फ वीक एसिड, ये बचता ही नहीं। अगर 2:1 होता तो ये बचता ही नहीं, समझे। इसी में थर्ड क्वेश्चन देखो, सोडियम एसीटेट प्लस HCl 2:1 हो जाएगा। पता है यहाँ पे कंटेनर में क्या बचेगा? 2 मोल एसिटेट आयन 1 मोल H+ से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना देगा और 1 मोल एसिटेट आयन बचेगा, राइट। तो हो गया बफर। मुझे बताओ और क्वेश्चन कराना है कि बफर है या नहीं एसिडिक बफर? लगता है हो गया है कमांड, है ना। एक बार ना जेई एडवांस का अगर PYQ होगा आपके पास तो उसमें ढूंढ के करना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोर देन 1 करेक्ट में, चारों ऑप्शन में पूछता है कि कौन कौन सा बफर है। जेई एडवांस में भी मिलेगा आपको ऐसे सवाल, जेई मेंस में मिलेगा। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बोला है ना करने के लिए, तो आज जाके वही करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बफर सॉल्व करना है हर जगह से, मॉड्यूल एनसीईआरटी जेई मेंस एडवांस सब जगह से, ठीक है। आज के आज नाउ एक एग्जांपल लिख लेना, एक बार क्वेश्चन आया बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, ये भी बफर है, इस तरह से लिखा हुआ था। बोरिक एसिड होता है H3BO3 और बोरेक्स होता है शायद Na2B4O7.10H2। तो बोरेक्स क्या होता है पता है? बोरेक्स एक्चुअली बोरिक एसिड का ही सॉल्ट है विथ NaOH। बोरिक इज द सॉल्ट ऑफ बोरेक्स इज द सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड विथ NaOH। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेशन वगैरह है लेकिन ठीक है, यहाँ पे और डिफरेंस है H+ का। या ये तो पता है मोनोप्रोटिक सॉरी मोनो ये प्रोटिक एसिड भी नहीं है, मैंने कभी समझाया था, बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड, लेकिन ठीक है एक H+ का डिफरेंस ही है, या ऑड का डिफरेंस। तो एक एग्जांपल में लिख लेना बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, अगर आ गया तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो थोड़ा याद रखना चाहिए, नोट्स में लिखवा दिया। बोरिक एसिड एंड बोरेक्स आर ठीक है। क्वेश्चंस तो और है बट अभी अब और क्वेश्चन नहीं कराता, कम से कम आइडेंटिफाई वाला नहीं कराता, अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है।
लिखो पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड देयर बफर एक्शन, दोनों साथ में पढ़ते हैं। पीएच कैलकुलेशन ऑफ acidic buffer solution and their buffer action. pH calculation of acidic buffer solution and their buffer action. देखो इतना एग्जाम्पल और डेफिनेशन के बाद डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस तरह के सवाल पे गलती नहीं होनी चाहिए कि बफर है या नहीं है। और एक बार आप एसिडिक बफर है या नहीं है का क्वेश्चन समझ गए तो यही जज्बात बेसिक बफर में भी दिखता है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एक्सेसरीज। अभी लिखा ना वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या लिखा वीक एसिड एक्सेसरीज। अच्छा आपको याद होगा मैंने जब भी टेबल बनाया तो वहां पे बोला जब भी एसिड और बेस मिक्स करते हो दोनों में से एक भी वीक है तो वो वाला केस जाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ बफर में। याद करो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब एसिड बेस मिक्स करो कोई एक वीक है या दोनों ही वीक है तो ये वाला केसेस बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दोनों का हो सकता है, लेकिन बफर का तभी होता है जब वीक वाला ज्यादा होता है। याद है आयु से याद आ रहा है एक टेबल जो बनाया था, वीक एसिड या वीक बेस ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से तो बफर। क्लियर है? चलो अभी मुझे बताओ, पहले मैं बफर एक्शन का बात करता हूं फिर पीएच का बात कर लेता हूं। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हमने क्या देखा बच्चे, अल्टीमेटली एसिडिक बफर सॉल्यूशन में होता क्या है, वीक एसिड एंड उसी का कॉन्जुगेट बेस, यही तो होता है। ये अगर मान लो ए मोल है ये बी मोल है तो ऐसा रहेगा। अब देखो इसको ना बड़ा सिंपल एक्सप्लेन करना, मैंने क्या बोला, अच्छा इसी में एक और इक्विलिब्रियम होगा वाटर का, अगर कहीं भी पानी है तो ये इक्विलिब्रियम तो होगा ही। यहाँ पे कौन कौन सा इक्विलिब्रियम है समझना, वाटर अपने H प्लस OH माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में है और H प्लस X और इसको Y मान लेते हैं। यहाँ पे एक और इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, HCN, H प्लस और साइनाइड। लेकिन ध्यान देना T इक्वल टू 0 पे अगर ये C1 है ये 0 है ये C2 पहले से है, क्योंकि हमने मोल ले रखा है ना। HCN का कितना मोल है बताओ, HCN की मोलारिटी कितनी बोलोगे तो A/B। इनिशियली जस्ट आफ्टर मिक्सिंग HCN कितना है मोल और साइनाइड कितना है, तो HCN की कितनी है मोलारिटी C1 और जस्ट आफ्टर मिक्सिंग साइनाइड की मोलारिटी कितनी है B/V, इसको कितना मान लिया C2। अब बताओ T इक्वल टू 0 पे जस्ट आफ्टर मिक्सिंग साइनाइड भी है ये भी है और वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम लाने के चक्कर में है। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे यहाँ पे C1 माइनस C1 अल्फा 1, यहाँ पे वाटर से भी H प्लस आया उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी तक, तभी तो 0 लिखा है क्योंकि पानी में ये सब हो रहा है कांड, तो वाटर के पास H प्लस तो है ही ना, लेकिन उसको इग्नोर किया है। कितना लिखा है C1 अल्फा 1, इसको समझ में आया यहाँ तक। तो मेरी बात समझना, जब ये दोनों तुमने मिक्स किया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स किया सच दैट वीक एसिड एक्सेस में, तो वहां सोल्यूशन में थोड़ी देर बाद क्या बचा, वीक एसिड और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का कैटायन भी यूजलेस है, मतलब थोड़ी देर के सोल्यूशन में यही दोनों बचा है। ये दोनों अपना इक्विलिब्रियम ले आया, ये भी इक्विलिब्रियम ले आया वो भी ले आया। अब इस तरह के सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पर मान लेते हैं इसका पीएच है 5, सपोज पीएच कितना है 5। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत H प्लस डालते हैं, ध्यान रखना कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से नहीं लगता है HCN का DOD सप्रेस होगा। HCN क्या ज्यादा ब्रेक होगा क्या कॉमन आयन की वजह से, HCN ज्यादा ब्रेक नहीं होगा कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि पहले से सॉल्यूशन में साइनाइड है। मतलब पता है ये 0.1 माइनस 10⁻⁷ के चक्कर में है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दोगे, और ये 0.1 समथिंग प्लस समथिंग 10⁻⁷ ऐड कर रहे हैं तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना लिख देंगे। तो इक्विलिब्रियम पे मेनली ये सब चीज है, मतलब HCN जो पहले है इक्विलिब्रियम पर भी उतना ही है, ऑल्दो यहाँ पे बिलियंस माइनस 1000 है लेकिन हमने बिलियन ही लिख दिया। साइनाइड पहले बिलियंस में था, उसमें 100 200 1000 और बढ़ गए बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ HCN, लेकिन उसको भी कितना लिख दिया हमने
दैट इज द केस, गुड टू गो। मतलब अब देखा जाए अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे आने के बाद भी सोल्यूशन में क्या क्या है, HCl उतना ही जितना पहले था, क्योंकि उसकी डिसोसिएशन हुई लेकिन उसको हमने नेग्लेक्ट किया। साइनाइड भी उतना ही है जितना पहले था, थोड़ा बड़ा था उसको भी इग्नोर किया। अब बताओ केस 1, व्हेन a small amount of HCl is added, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड तुमने ऐड कर दिया, तुरंत स्ट्रॉन्ग एसिड ना, साइनाइड तो तैयार बैठा पड़ा है H+ पकड़ने के लिए, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड तुमने ऐड किया ना बच्चे, वो साइनाइड ने ट्रैप करके HCl बना दिया और HCl को फर्दर टूटने नहीं दिया। इस इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टरबेंस नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत बाहर से H+ डाले उसको साइनाइड ने पकड़ लिया और HCl बना दिया, और HCl को फर्दर टूटने भी नहीं दे रहा है वो, क्योंकि पहले से कॉमन एन इफेक्ट है। यही तो बात था, आप याद करो ना, जब मैंने वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट को जब बफर बनाया था लास्ट क्लास में, तो अमोनियम और साइनाइड का यही काम तो हुआ करता था। लास्ट लेक्चर याद करो, सिंपल बफर सोल्यूशन, अमोनियम OH- को पकड़ लेता था, साइनाइड H+ को पकड़ लेता था। यहाँ भी दो चीजें तो चाहिए बफर होने के लिए। बफर होने के लिए पानी में दो चीजें चाहिए ही चाहिए, एक जो H+ पकड़ ले और एक जो OH- पकड़ ले। तो यहाँ H+ पकड़ने के लिए कौन तैयार बैठा है, एंड दैट्स व्हाई H+ डाइजेस्टेड, नो चेंज इन pH अप्रिसिएबल। यहाँ अगर ज्यादा डालोगे ना, क्योंकि ये पहले से कितना मोल है हमारे पास, B मोल है, B मोल है ना, अगर यहाँ तुमने थोड़ा ज्यादा डाल दिया तब तो चीजें बदलेगी। लेकिन अगर ये बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों मैनेज कर लिया। ये भी पहले से कितना है सर, जो HCl के टूटने से HCl माइनस थोड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, वो कर रहे हैं न्यूट्रलाइज H+। नहीं नहीं नहीं, जो तुमने H+ एक्स्ट्रा डाला ना, देखो पहले से सॉल्यूशन में HCl तो है ही, मान लो तुमने ये डाल दिया X1 एक्स्ट्रा, H+ डाल दिया X1, तुरंत ये हो जाएगा B- X1 और ये A+ X1, ये 0 हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में H+ बढ़ा ही नहीं ना, इसको इफेक्ट नहीं हुआ। जो एक्स्ट्रा H+ बाहर से HCl की वजह से डाला, लेकिन HCl ज्यादा हो गया, थोड़ा सा HCl बढ़ा है, तो थोड़ा H+ भी बढ़ेगा। वही बोल रहा हूँ, ये ज्यादा हो गया ना, लेकिन इसके आयनाइजेशन तो सप्रेस हो बैठा ना पहले से कॉमन एन की वजह से। इसके आयनाइजेशन पहले से क्या हो रखी है, कॉमन एन की वजह से। मैं फिर बोल रहा हूं कि इतना कम डाला कि उन चीजों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए लिख रहा हूं ना स्मॉल अमाउंट। अभी न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें बोलेगा कि नहीं H+ भी 1-2 मोल डाल दिया, अब बताओ, तो फिर वो सप्रेशन को काउंटरैक्ट कर देगा, करना पड़ेगा। उस केस में हम देखेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। फिलहाल अभी बताओ, क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ को एसिडिक बफर सॉल्यूशन का साइनाइड ने ट्रैप किया या नहीं किया? क्या वाटर के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब होने दिया? नहीं, हेंस H+ डाइजेस्टेड, नो चेंज इन pH या वेरी वेरी लेस चेंज इन pH। आया समझ में? केस 2 है ना, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- एडेड। वो HCl से रिएक्ट कर लेगा। देखो अच्छी बात है कि यहाँ पे उससे रिएक्ट करने के लिए कौन तैयार बैठा है, और मजेदार बात देखो, साइनाइड और वाटर बनेगा, वाटर काहेगा टूटने गया फिर। ये पहले से कितना था A, ये मान लो तुमने X2 डाल दिया, ये पहले से कितना है पानी में, B पहले से, ये तो एक्सेस में है ही। बताओ रिएक्शन जब खत्म होगा तो ये A- X2 लिखोगे, इसको 0 लिख दोगे, थोड़ा बहुत साइनाइड बढ़ जाएगा, B+ X2, थोड़ा बहुत वाटर भी बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर क्या फर्दर आयोनाइज होगा, वाटर क्या फर्दर आयोनाइज होगा? नहीं। मेरी बात आ रही समझ में? एंड दैट्स वाई क्या हो गया, OH- is also digested, there is no appreciable change in pH। आया समझ में? लिखो, तुम थोड़ा जज्बात भी लिखना, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी अपने तरीके से लिखो। मैंने हेडिंग दिया था बफर एक्शन एंड pH कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन।
तो देखो पीएच कैलकुलेशन के लिए हमने इक्वेशन ऑलरेडी लिख रखा है, इसको हटा देता हूं। मुझे बताओ जो इक्वेशन लिखा है उसका एनएसएन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? के। इसका एनएसएन कांस्टेंट क्या कहलाएगा? के। कोई डाउट है इसमें? के को हम क्या लिख देंगे? H प्लस एन साइनाइड और HCN। हमें पीएच चाहिए तो H प्लस चाहिए, तो यहाँ पे H प्लस को एक तरफ कर लो तो कितना मिल जाएगा? Ka HCN एंड देखो जो दो कंपोनेंट है वो आता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है? बफर में दो कंपोनेंट चाहिए, देखो वही दोनों कंपोनेंट एक तरफ आ गया। पीएच का बफर का पीएच भी वही दोनों कंपोनेंट निकालेगा। बफर एक्शन के लिए भी वही दोनों कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था, और उस बफर का पीएच के लिए भी वही दोनों कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। देखो वही दोनों कंपोनेंट आ गया एक तरफ। H प्लस आयन किस पे डिपेंड कर रहा है? जिन दो कंपोनेंट से बफर बना है, दिख रहा है? यस नो? फिर से बफर एक्शन के लिए दो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या नॉर्मल बफर सोल्यूशन, और उन्हीं दोनों कंपोनेंट पे उस बफर सोल्यूशन का पीएच भी डिपेंड करता है। तो H प्लस आ गया तो पीएच क्या लिखोगे बच्चे? हेंडरसन इक्वेशन का डेरिवेशन है माइनस ऑफ लॉग के ए इनटू, इसका वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूं, मेरे पास स्टार्ट में इसका वैल्यू है C1 बाई C2। बार बार ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। कितना है बताओ? अप्रोक्सीमेशन के बाद HCN का कितना है कॉन्सेंट्रेशन? C1। अभी जैसे अर्जुन ने पूछा कि हमेशा अप्रोक्सीमेशन लेंगे, हाँ बेसिक डेरिवेशन में लेना ही पड़ता है, ठीक है। और साइनाइड का कितना है? इसको मैनिपुलेट कर दोगे ना बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, pKa प्लस लॉग ऑफ C2 बाई C1 आ जाएगा। थोड़ा सा लॉग का यूज किया, माइनस ऑफ लॉग, यहाँ पे क्या आएगा पता है? माइनस ऑफ लॉग C1 बाई C2, उसको पलट के क्या लिख देंगे? प्लस ऑफ लॉग C2 बाई C1। और यहाँ माइनस ऑफ लॉग Ka आएगा जब अलग किया, तो माइनस ऑफ लॉग Ka pKa होता है। ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि मैं एक स्टेप और लिख दूं? पक्का? मजेदार बात। अब देखो तुम्हें एक चीज का भी आंसर मिलेगा। बफर एक्शन में एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहिए हमें कि डाइल्यूशन से क्यों नहीं चीजें बदलती। अभी तक हमने क्या एक्सप्लेन किया? अभी तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया? ये एक्सप्रेशन बहुत मुझे खुशी देता है। वो अरे क्या समझा है। ये एक्सप्रेशन आना चाहिए सर, पर मैथमेटिकली तो समझ गया। हाँ वही है, बस प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, लेकिन मैथमेटिकली तो समझ गया ना फिलहाल के लिए। और अभी देखो एक लाइन और समझोगे, इसी को हम क्या लिख पाएंगे? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ C1 को C2 को हम B बाई V लिखेंगे, क्योंकि सेम सॉल्यूशन में दोनों है ना, तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। मोल्स ऑफ मिली मोल्स ऑफ वीक बेस, सॉरी कॉन्जुगेट बेस, एंड मिली मोल्स ऑफ या मोल्स ऑफ वीक एसिड। मतलब डायरेक्ट आप मोल का रेशियो भी ले सकते हो, जिन दो कंपोनेंट से बना है उसका रेशियो भी ले सकते हो। तो अब यहाँ डाइल्यूशन पे क्या ये चेंज होता है? क्या डाइल्यूट करने से मोल्स चेंज हो जाएगा? नहीं, इसीलिए डाइल्यूशन का भी इंपैक्ट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का भी जरूरत नहीं पड़ा, दिख रहा है? क्योंकि ये दोनों सेम कंटेनर में है, तो C2 को B बाई V लिखेंगे, moles of conjugate base and total volume of the buffer solution in which both is present, और C1 को A by V लिखेंगे, तो V और V कैंसिल होगा। समझ में आया? तो आपको कॉन्सेंट्रेशन वाला भी फॉर्मूला लगाना है। अगर मोल दिया हो तो मोल वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर दोनों कंपोनेंट का मोल दिया हो तो मोल लगाओ, दोनों कंपोनेंट का मोलैरिटी दिया हो तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाओ। क्लियर हो रहा है? दिस इज द pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सो वाई डाइल्यूशन से इंपैक्ट नहीं होगा, ये बात समझ में आ रहा है? देखो एक चीज और समझो, तुम्हें फिर से वाव बोलने का मौका देता हूं। जैसे HCN और साइनाइड है, उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो साइनाइड थोड़ा ब्रेक होगा, सॉरी HCN ब्रेक होगा, डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूटता है। लेकिन HCN जो टूटा H प्लस और साइनाइड में, तो जो H प्लस निकला पता चला साइनाइड और एक्सेस में है ही ना पहले से,
उससे रिएक्ट करके फिर से HCN बना रहा है, चलता जा रहा है, डाइल्यूशन का इफेक्ट होता इफेक्ट हो ही नहीं रहा, काउंटर हो जा रहा है डाइल्यूशन का। है वो HCl माइनस है वही काउंट है। और अगर तुम बोलोगे सर इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो फिर उस तरह का बफर का बात भी मत करो। 1000 लीटर पानी, 10,000 लीटर पानी डाल दिया तो पानी ही है, तो वो बफर का क्या मतलब है? फिर वो तो पानी ही है। कोई बफर एक्शन नहीं, मेरे बात समझ रहा है ना? नेग्लिजिबल अगर वेरी वेरी डाइल्यूटेड है तो वो बफर ऐसे भी नहीं है। नेग्लिजिबल। मतलब तुम डाइल्यूट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर HCN ब्रेक होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां साइनाइड पहले से, कॉमन आयन की वजह से नहीं हो पा रहा है। फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सर पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा ही ना डाइल्यूट करने के बाद भी, क्योंकि वो जितना HCN टूट के H प्लस बनाया वो H प्लस वापस रिएक्ट करके HCN बनाएगा। देखो ओवरऑल जैसा कंपोनेंट है उसमें जो पीएच का वैल्यू है वो H प्लस के मोल और उसके वॉल्यूम पे बात नहीं कर रहे, पीएच का कैलकुलेशन इससे हो रहा है, इस फॉर्मूला से। सर पर पीएच का सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही रहता है ना कि H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तरह से पीके, और पीके डाइल्यूशन से इफेक्ट नहीं होता, हाँ और मोल्स ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड कर रहा है। मैथमेटिकली तो ठीक है वो समझ गया। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम अगर डाइल्यूशन ऐसा कर दिया ना कि 10,000 लीटर पानी डाल दिया, मान ली 1 लीटर और डाल दिया, ज़्यादा भी नहीं किया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही समझा रहा हूँ। 1 लीटर बफर सोल्यूशन है, उसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया तो पीएच बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन 1 लीटर बफर से 1000 लीटर पानी डाल दिया तो बफर रहा ही नहीं ना वो। उस केस में तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो तू सोच रहा है दिमाग में कम होगा ही, तो पीएच बढ़ ही जाएगा, लेकिन वो फिर वाटर की तरफ जाएगा, 7 की तरफ, क्योंकि पानी है। आप समझा? सर सपोज हमारे पास 1 लीटर का सोल्यूशन है उसमें और एक डाला तो फिर उसमें क्या होगा? HCl है वो और थोड़ा सा टूटेगा और थोड़ा सा H प्लस बनेगा। इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और मैथ से समझ में आ रहा है तो और लॉजिक क्यों चाहिए भाई? मैथ्स इज द एब्सोल्यूट लॉजिक। क्या ठीक है, अब न्यूमेरिकल करें एक दो। देखो बोला जाता है कि बफर, एसिडिक बफर का अगर पीएच रेंज पूछेगा तो आपको शुरू में बताते आए कि वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस अगर इक्वल है, इक्वल है तो बेस्ट बफर है, मतलब उस केस में रेजिस्टेंस इन पीएच मैक्सिमम होता है। हाँ, उस केस में पीएच सिर्फ किसके बराबर होगा? अगर तुमसे पूछ दिया व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन सो दैट इट्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स पीएच इज मैक्सिमम, तो डायरेक्ट पीके बोल दो, क्योंकि उस केस में ये दोनों बराबर है। जो मिक्स किया वो इक्विमोलर में मिक्स करोगे तो ऐसा बफर बनेगा जो जिसकी बफर कैपेसिटी सबसे अच्छी होगी। बफर कैपेसिटी मतलब चेंज इन पीएच सबसे कम होगा, पीएच चेंज होगा ही नहीं ज्यादा, ठीक है। इसका ना नाम है हेंडरसन इक्वेशन, है ना। हेंडरसन इक्वेशन, लिखो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ aqueous solution containing, calculate the pH of aqueous solution containing 3 moles of 3 moles of acetic acid and 2 moles of sodium acetate, containing 3 moles of acetic acid and 2 moles of sodium acetate। ब्रैकेट में के ए वैल्यू लिख लेना 10⁻⁵। के ए ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है 10⁻⁵, इसी में आगे लिखना है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो पहला पार्ट है।
बस इतना ही है। दूसरा पार्ट लिखो, ऑल्सो कैलकुलेट पीएच व्हेन 1 mole of HCl is added in the above solution. Also calculate pH when 1 mole of HCl is added in the above solution. इसी में एक क्वेश्चन और लिखो, also calculate pH when 1 mole of NaOH is added in the above question. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट वाले में ऐड हो रहा है, ठीक है। also calculate pH when 1 mole of NaOH is added in the first question, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, ये लिख लिया क्या सबने? क्वेश्चन देखो, अगर नहीं लिखा है तो भार्गव इधर देखो, क्वेश्चन है ना, मैं वर्ड में नहीं डायरेक्टली लिख के बता देता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि बफर कितना जबरदस्त पीएच में रेजिस्टेंस शो करता है। अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला पार्ट क्या है, एक कंटेनर में एसिटिक एसिड है, वॉल्यूम कितना है नहीं पता, 3 मोल है, एंड सोडियम एसीटेट भी है 2 मोल, इसकी पीएच पूछी गई है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा बोल रहा है कि जो यहाँ पर है एसिटिक एसिड 3 और सोडियम एसीटेट 2, उसमें 1 मोल HCl डाल दिया, अब इसका पीएच पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है सेम वही फर्स्ट वाले में ही, एसिटिक एसिड जहां पे 3 है और सोडियम एसीटेट जहां पे 2 है, उसमें 1 मोल NaOH डाल दिया और फिर इसका पीएच पूछा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कहीं भी बफर का जिक्र तो है नहीं, तो तुम्हें खुद डिकोड करना पड़ेगा कि यार ये वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये बफर है। कहीं जिक्र है क्वेश्चन में बफर? पूरा कैलकुलेट पीएच। तो देखो क्या होता है, जैसे ही तुम देखते हो सिर्फ एसिड है सॉल्यूशन में, तो एसिडिक का वर्किंग प्रोसीड्योर लगाते हो, वीक एसिड वाला याद करो। सिर्फ बेस है तो उसकी स्टेप्स लगेगी, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है तो उसकी स्टेप्स लगेगी। बोलो, यहां अगर तुमने पता ही नहीं कर पाए बफर है तो कैसे फिर सॉल्व करोगे 1-2 मिनट में? तुम्हें तुरंत समझना पड़ेगा ये बफर है। और क्वेश्चन में Ka ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 10⁻⁵, और अगर ये बफर है तो उतना सोचना ही नहीं है बच्चे, पीएच डायरेक्ट लिख दो, 5 प्लस लॉग ऑफ 2/3। एजम्पशन सब वैलिड था, थोड़ा बहुत आयनाइज हुआ लेकिन इग्नोर किया। आया समझ में? हेंडरसन इक्वेशन दिख रहा है, कंजुगेट बेस 2 मोल है और वीक एसिड 3 मोल है, लिख दिया। कितना लिख दोगे इसको? 5 प्लस 0.3 माइनस 0.47 log 2 minus log 3, 4.83 pH आ गया। log 2 minus log 3, log 2.3 होता है, log ये 5 कैसे है, pK K दिया हुआ है, pK 5 होगा। अब बताओ यहाँ पे बताओ क्या हुआ, ये पार्ट इजी था या डिफिकल्ट था? क्या डिफिकल्ट था? फर्स्ट टाइम ये थॉट आना कि बफर है, फर्स्ट टाइम ये थॉट आना कि एसिडिक बफर है। ये तब आता है बच्चे जब आपको थ्योरी एकदम रटा हुआ है इधर, और वो टेबल याद है, जो टेबल कौन से कैटेगरी में कहाँ जाना है, क्वेश्चन पढ़ के अगर उस कैटेगरी में पहुंच गए तो फिर याद आ जाए, ठीक है। अच्छा अब बताओ सेकंड केस में जो HCl डाला, मैंने क्या बोला था, अगर बफर में 1-2 ड्रॉप HCl डालते हैं पीएच में चेंज नहीं आता, लेकिन 1-2 ड्रॉप तो नहीं डाला हमने, सेम बफर था उसमें 1 मोल HCl डाल दिया। बताओ HCl किससे रिएक्ट करेगा? तो सॉल्यूशन में पहले से क्या है, एसीटेट आयन भी है, जो एक्स्ट्रा H+ डाला वो किससे रिएक्ट करेगा जी? अरे बोल, जो एक्स्ट्रा H+ डाला वो अभी तो बफर एक्शन पड़ा है, नहीं पड़ा क्या? t=0 पे पहले से ये कितना है 2, ये 1 डाल दिया है, पहले से 3 है बच्चे, पहले से 3 है 2 है। जैसे ही एसिड का पूरा H+ कंज्यूम होगा, ये 1 ये 0 ये 4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ स्टिल इट इज बफर और नॉट? लग रहा है तुम्हें कि ऐसा है, लेकिन मुझे थोड़ी देर के बाद पता है क्या दिख रहा है, एसिटिक एसिड दिख रहा है 4
और एसिटेट आयन दिख रहा है 1, अभी भी वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस है, और ऐसा नहीं बोलेंगे एक लार्ज एक्सेस में है, दोनों अभी भी 1 और 4 कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब डायरेक्ट पीएच लिख दो, 5 प्लस लॉग ऑफ 1/4, 5 प्लस लॉग ऑफ 1/4 कितना देख रहे हो? एक मोल HCl डालने के बाद पीएच में कहाँ ज्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि बफर ही खतरनाक है, एसिड बेस ज्यादा डाला हुआ है ना। और आयुष इसमें वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं, 2-4 लीटर होगा, पानी होगा 2-3 लीटर, मतलब ही नहीं है। देख रहे हो, एक मजेदार बात देखो, ऐसा नहीं बोलना कि H+ डालने से पीएच नहीं बदलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डाले तो पीएच बदला ना। हाँ, अगर वेरी स्मॉल अमाउंट लिखा रहता तो आंसर इसका वही लिख देता, 4.8 के आसपास। मान लो बोलता थोड़ा बहुत H+ डालो तो पीएच बताओ, तो थोड़ा सा पीएच को कम कर देना, क्योंकि H+ बढ़ गया है, समझा? थर्ड केस बताओ कैसे बनेगा। थर्ड केस बताओ, NaOH किससे रिएक्ट करेगा बच्चे? NaOH क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट, राइट। जो तुमने OH- डाला, Na+ तो यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं, Na+ यूजलेस है। ये कितना है पहले से? 3, ये 1 है, ये पहले से 2 है। अब ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 3 हो जाएगा। तो बताओ, अभी भी क्वेश्चन में अभी भी ये बफर ही है, देखो तो एसिटिक एसिड कितना है? 2, पहले 3 था, अब 2 है। और सोडियम एसिटेट कितना है? 3। बताओ पीएच कितना लिख दें? 5 प्लस लॉग 3/2, 5.17 क्या? अच्छा देख रहे हो, एक मोल बेस डालने के बाद भी पीएच कहाँ ज्यादा बढ़ा है, ऐसा नहीं कि बेस एक मोल डाला और 13 हो गया, 13 हुआ क्या पीएच? अभी पीएच देखो 7 से कम ही है। क्लियर हुआ? बोलो। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर थोड़ा ज्यादा H+ और OH- डाला तो पीएच में क्या चेंज आएगी। ठीक है, लिखो। कैलकुलेट pH ऑफ aqueous solution of formic acid when it is titrated with NaOH. Calculate pH of aqueous solution of acetic acid when it is titrated with NaOH. Formic acid when it is titrated with NaOH such that, पहला लिखना, it is 25% neutralized, सेकेंड में 50% और थर्ड में 75% न्यूट्रलाइज। 3 क्वेश्चन है। when it is 25% न्यूट्रलाइज्ड, when it is 50%, Ka of formic acid लिख लेना 10⁻⁴, Ka of formic acid 10⁻⁴। चलो ट्राई करो। हाँ, Ka 10⁻⁴। देखो यहाँ तो मोल भी नहीं दिया है, फिर भी सवाल बनेगा नहीं। वीक एसिड कितना है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस कितना है, वो भी नहीं दिया है, फिर भी सवाल बन जाएगा। बना क्या पहला? आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड पड़ा हुआ है, कितना है हमें नहीं पता, और उसको टाइट्रेट किससे कर रहे हैं? NaOH से। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पहला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा खुद से कर लेना। जब 25% न्यूट्रलाइज होगा तो सोडियम फॉर्मेट एंड वाटर बना। ध्यान दे इधर, अगर ये ए मोल है तो 25% न्यूट्रलाइज का मतलब होता है जितना तुमने एसिड लिया है उसका 25% न्यूट्रलाइज हो चुका है।
मतलब ये बेस हमें A/4 ही डालना पड़ा होगा, तभी तो हम बोलेंगे 25% यूटिलाइज हुआ है। रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो ये 3A/4 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, A/4 बन जाएगा। 4.47 चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। मतलब देखो 25% यूटिलाइजेशन के बाद वहां पे फॉर्मिक एसिड का कितना मोल या मिलीमोल है, 3A/4, और फॉर्मेटाइन कितना है, A/4। दैट इज द केस ऑफ 20। मैंने सिर्फ क्या एज्यूम किया कि लेट दिस इज A मोल, क्योंकि नहीं दिया हुआ था तो हमें मानना पड़ेगा ना कि ये कितना है, इनिशियली कितना है फॉर्मिक एसिड, A मोल, उसको टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH से, 25% यूटिलाइज्ड, मतलब अगर ये 4 मोल है तो 1 मोल गया, 3 मोल ये बचा, ये 1 मोल बेस लिया होगा तभी तो ये 1 मोल जाएगा, ये 4 मोल, ये 1 मोल, ये 3 बचेगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी कहीं नहीं लिखा है बफर है, तुम्हें खुद डिकोड करना पड़ेगा कि 25% यूटिलाइजेशन के बाद, ये वही क्वेश्चन है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सच दैट वीक एसिड एक्सेस रिएजेंट, वही तो है बेसिक डेफिनेशन वाला। तो हमें दिख गया कि ये बफर है, तो pH हो जाएगा 4 प्लस लॉग A/4/3A/4, वीक बेस कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड होता है, तो आई गेस ये 4 प्लस लॉग 1/3 आ रहा है ना जी, 3.53 तो 4 माइनस 0.47, 3.53। कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, मैंने -3 का प्लस वही बोल रहा हूँ ना, लॉग 1/3 है, लॉग 3 नहीं। 50% में तो 4 ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि 50% यूटिलाइज हुआ तो ये 2 बचेगा, ये 2 बन जाएगा, और 75% में वो आ जाएगा जो तूने बोला, हाँ 4.4 क्योंकि 75% में ये 3A/4 बन जाएगा, ये A/4 बचेगा। आया समझ में, ठीक है। तो एनसीईआरटी मॉड्यूल हर जगह से एसिडिक बफर सॉल्यूशन PYQ से हर जगह से करना है, और बेसिक बफर सॉल्यूशन नोट्स मॉड्यूल से पढ़ के आना है ना, ठीक है, थैंक यू।